दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं बार बार असफलता के बाद भी उत्साह बनाए रखना ही सफलता की निशानी है। आज इसी को लेकर हमारे बीच में उपस्थित है एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है अरविंद सिंह भदौरिया जी, जो कि मोटिवेशनल हैं, जो व्यक्ति को निराशा से आशा की ओर कैसे ले जा सकते हैं, किस तरह आदमी अपने जीवन को सफल बना सकता है, इसके बारे में हमें बताएंगे। तो अरविंद जी, सबसे पहले आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत। नमस्ते। दर्शकों को भी नमन करूंगा मैं, और मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि यदि मैं निराश हूँ या मुझे निराशा मिली है तो उसके लिए सबसे पहले मैं ईश्वर को बहुत सारा धन्यवाद दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि मैं धन्यवाद क्यों दूंगा। मैं धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि जब हम कोई पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में जो हमें रोल प्ले करने के लिए मिलते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से मिलते हैं। यानी जो कुदरत है, जो ईश्वर है, वो ये समझ रही है कि इस व्यक्ति के माध्यम से हम सोसाइटी को कुछ देना चाहेंगे। तो यदि निराशा आ रही है तो निराशा को पहले हम स्वीकारेंगे, और स्वीकार करने के बाद हम ये देखेंगे कि इस निराशा से हम क्या क्या चीज़ अपने लिए खोज कर और लोगों को लाभ दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई में मेरे गणित में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो मैं ये देखूंगा कि गणित में मेरे अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे। फिर मैं दो चार गणितज्ञों को देखूंगा। तो यदि मैं गणितज्ञों को देखता हूं तो पाइथागोरस जैसे गणितज्ञ को भी मैं देखूंगा, तो मुझे लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थे, लेकिन वो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते थे। तो इसीलिए कहा गया है कि जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो हमारी, वो सफलता की कुंजी है। तो हमें तो बस निराशा में यही देखना है कि अल्टीमेटली मैं क्या क्या नई चीज़ें करने लगूँ अपने के लिए। मुझे अच्छी तरह से ध्यान आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में एक राइटर है रैंडा बर्न, जिसने बहुत सारा लिटरेचर लिखा है। तो वो तो यही कह रही है कि यदि मैं निराश नहीं होती तो फिर मैं ये सारी सफलता की ओर कैसे पहुंच पाती। तो अल्टीमेटली हमें ईश्वर को बहुत सारा इस चीज़ के लिए तो धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन धन्यवाद के साथ ही साथ हम मनन में लग जाएं, चिंतन में लग जाएं, और किस तरह से उस निराशा से बाहर निकल सकते हैं उसके लिए क्रमबद्ध तरीके से काम करेंगे। अरविंद जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मोटिवेशनल को ही क्यों चुना, इसकी तरफ आपका रुझान कैसे आया, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को। हाँ, ये क्वेश्चन आपने मुझसे बहुत अच्छा पूछा। बचपन में मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जब मैं शायद दूसरे क्लास में था तो मेरी नानी जो थी वो मुझे सुख सागर पढ़ने को देती थी। अच्छा, उनकी विशेषता ये रही मेरी नानी की कि वो निरक्षर थी, उन्हें किसी तरह का कोई अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन सुख सागर उनको कंठस्थ थी। तो उस सुख सागर में जब हमने कहानियाँ पढ़ी, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ी, तो उन कहानियों को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि जो लॉर्ड कृष्णा हैं, यानी भगवान कृष्ण जो हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। तो उनके पास अब हर समस्या का हल क्यों है? क्योंकि जो भी कोई समस्या आती है वो उसके डीप में जाते थे। डीप में जाके वो देखते थे कि ये समस्या कहाँ से आई, इसकी जड़ कहाँ है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता था कि जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत आनंदित है और कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत पढ़ लिख रहा है और कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें भाग्य का या भगवान का कोई रोल नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि किसका रोल है। तो जब इस पे हमने मनन किया, चिंतन किया, तो मुझे लगा कि जीवन में सफलता के कुछ सिद्धांत हैं, और यदि हम उन सिद्धांतों पे चलेंगे तो हम निश्चित रूप से सफल हो ही जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बचपन में मेरी नानी मेरे लिए मोटिवेट का काम किया, मेरी नानी ने, और जो सुख सागर किताब है उसके माध्यम से मुझे इस ओर रुझान हुआ। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान परिदृश्य है, उसको परिदृश्य को देखते हुए हम मोटिवेशन के माध्यम से सफलता किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, आपने बहुत ही अच्छा तार्किक क्वेश्चन पूछा मुझसे, सफलता। अब अंग्रेजी में हम देखते हैं तो सफलता का मतलब सक्सेस है। अब सक्सेस को हम देखें SUCCESS, यानी S मीन्स क्या है? सेंस ऑफ डायरेक्शन, U मीन्स अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद C देखते हैं हम, करेज, फिर तीसरा C देखते हैं तो चैरिटी, स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस,
सेल्फ एक्सेप्टेंस। अब अल्टीमेटली हम सफल तो होना चाह रहे हैं, लेकिन हमको जो सफलता का पहला अक्षर है एस, उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, सेंस ऑफ डायरेक्शन ही नहीं है हमारे पास। यू यानी अंडरस्टैंडिंग, हमारे पास समझदारी ही नहीं है। अब यदि मेरे पास समझदारी नहीं है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि मैं हर क्षेत्र में असफल हो जाऊंगा। इसको मैं एक उदाहरण से बताना पसंद करूंगा कि दो युद्धपोत हैं जो अपने तट से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पहला युद्धपोत है उसमें जो कैप्टन है वो समझदार है और उसके पास एक नक्शा है। दूसरा जो कैप्टन है वो दुर्भाग्य से समझदार नहीं है और उसके पास कोई नक्शा नहीं है। दोनों युद्धपोत अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि ये 10,000 यात्राएं करते हैं। तो 10,000 यात्राओं में जो पहला कैप्टन है वो 100% वापस आएगा, क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर नक्शा है और वो समझदार है। और दूसरा जो जहाज है वो वापस आने की संभावनाएं 99% नहीं है, क्योंकि उसका जो कैप्टन है वो समझदार नहीं है और उसके पास कोई नक्शा नहीं है। तो जो बात निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि इस यात्रा में जो समझदारी है वो अपना रोल प्ले करेगा, और यदि हम समझदार नहीं हैं तो अल्टीमेटली हम डूब जाएंगे, हमें लूट लिया जाएगा। तो जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा सफलता के लिए समझदार होना पड़ेगा, यानी उसके एक एक अक्षर पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, अपना सेल्फ ऑफ डायरेक्शन देखना होगा, अंडरस्टैंडिंग देखनी होगी, मतलब एक एक चीज़ को। और हम करते क्या हैं, प्राय सफल होना चाहते हैं। अरे सफलता तो सिद्धांतों पे ही मिल पाएगी ना आपको, इसके बिना तो संभव नहीं है। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मोटिवेशन का आशय क्या है और इसकी आवश्यकता, मतलब इसकी आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है या इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में भी आप। हाँ, ये क्वेश्चन भी देखिए आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको भी मैं एक उदाहरण से बताना पसंद करूँगा। चोर का बच्चा प्राय चोरी क्यों बनता है, साहूकार का बच्चा प्राय साहूकारी क्यों बनता है? तो इसके पीछे जो कारण है कि बच्चे के बारे में ये कहा गया है कि जो 10,000 बच्चे पैदा होते हैं उसमें 9,999 बच्चे एक से ही होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब विज्ञान इस बात को कह रही है कि 9,999 बच्चे एक से ही होते हैं, तो फिर कुछ बच्चे बहुत पढ़ लिख जाते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ लिख पाते, कुछ बहुत अच्छे व्यापारी बन जाते हैं, कुछ व्यापारी नहीं बन पाते। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे जो कारण है वो बच्चे की सराउंडिंग है, यानी उस बच्चे को सराउंडिंग के माध्यम से क्या मिला। यदि एक बच्चा है जो पहलवानों के बीच में रह रहा है, तो जैसे ही वो होश संभालेगा वो अपने बाजुओं को कसने लगेगा, यानी वो जो गुण है उसके अंदर अपने आप ही आ गया। तो हमें जो मोटिवेट करने वाले हैं हमारे सराउंडिंग के ही लोग हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, हमारे तो हिंदुओं के तो साहित्य में कहा गया है कि हमें ऐसे माँ बाप मिलें जिनसे हमें जन्म से ही संस्कार मिल जाएं, हमको ऐसी सराउंडिंग मिले जहाँ सब कुछ अच्छा हो। तो बस हमको बहुत बारीकी से अपनी सराउंडिंग पे ध्यान देना है। और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि हमको ये तय करना है कि भाग्य और भगवान हमारे जीवन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, हमारे जीवन में रोल प्ले करेंगे वो सिद्धांत करेंगे। तो हम अपने आसपास के लोगों को देखें और जो एक्चुअल में नीचे से बहुत ऊपर जा चुके हैं उनकी बायोग्राफी हम पढ़ें। देखिए, हम अब्दुल कलाम जी को देखें तो अब्दुल कलाम जी हमारे कितने नीचे से ऊपर पहुंच गए। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे पहुंचे। मुझे आज भी अच्छी तरह से ध्यान है कि इंडिया टुडे का शायद दूसरा अंक था जो मैंने दिल्ली में देखा, तो मैंने देखा कि जो कवर पेज था उस पर अब्दुल कलाम जी का फोटो था और वो जिस दीवान के ऊपर बैठे थे उस पर चादर नहीं बिछा था, लेकिन वहाँ दो किताबें रखी हुई थी, एक भगवान कृष्ण के ऊपर थी और एक विवेकानंद जी के ऊपर थी। आप विश्वास मानिए, ये बात शायद आज से 40 साल पुरानी बता रहा हूँ मैं, और उसी समय उस फोटो को देखने के बाद मैं अंदर से बहुत उत्साहित हुआ और मेरे अंदर से एक ही चीज़ निकली कि ये व्यक्ति बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि ये शायद खोजी है। पहली बार मेरे ज़हन में जो शब्द खोजी आया वो वहीं से आया कि ये शायद कुछ खोज रहे हैं। और फिर हम सब ने देखा कि उन्होंने वो खोजा जिसके हम आज ऋणी हैं। सर, इसी तरह हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने बच्चों की बात की, आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं, उनको मतलब आशाएं उनकी टूट सी जाती हैं। तो उनको आप किस तरह मोटिवेट करेंगे या उनको किस तरह वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, सफलता प्राप्त कर सकें, इसके लिए भी आप हमारे दर्शकों। हाँ, देखिए, जो बच्चे हैं हमारे, और ख़ास तौर से ये जो कोरोना टाइम है, इस समय तो हमारे बच्चे बहुत दहशत में आ गए हैं।
तो हमें उनको फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ताकत देनी है। अब हो क्या रहा है कि हम अपने बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक जो ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर दे रहे हैं वो उनके शरीर के लिए तो है, लेकिन मेंटल उनका फूड नहीं है, वो स्पिरिचुअल फूड नहीं है। देखिए, जब हम इस मस्तिष्क को ध्यान से देखते हैं या हम न्यूरो साइंस को ध्यान से देखते हैं तो एक्चुअल में ये जो हमारा खोपड़ा है, इस खोपड़े के अंदर यदि हम बहुत बारीकी से देखें तो ये क्या है, अल्टीमेटली इसके अंदर मांस है और इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो उन हार्मोन्सों के कारण ये हमारा जो मस्तिष्क है ये संतुलित रहता है। तो यदि हमारे मस्तिष्क में से संतुलित हार्मोन्स निकल रहे हैं तो हम बैलेंस रहेंगे, हर चीज़ को जैसी है वैसा देखेंगे। और ये यदि असंतुलित हैं तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको, यदि बच्चों के लिए बात की जाए तो 24 घंटे में हम ये मान के चलें कि 23 घंटे के लिए बाकी सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है, और ये जो 1 घंटा है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, बच्चे के लिए है। तो वो 20 मिनट बच्चा फिजिकल वर्क करे, और फिजिकल वर्क इतना करे कि उसके अंदर से पसीना आने लगे, तो वो फिजिकली फिट हो जाएगा। और उस समय उस बच्चे को मालूम भी नहीं पड़ पाएगा, उसके मस्तिष्क में कुछ खास तरह के हार्मोन्स भी निकलेंगे। तो वो जो हार्मोन्स निकलेंगे वो उस बच्चे को संतुलित करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि 20 मिनट के बाद हम मेडिटेशन करें, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है और सर, जिसका आपस में बहुत गहरा संबंध है, वो आपस में प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, और उस समय मस्तिष्क में से संतुलित जो हार्मोन्स हैं वो निकलते हैं। और उस 20 मिनट के बाद हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव लिटरेचर पढ़ें। तो यानी 20 मिनट हम फिजिकल वर्क करें, 20 मिनट हम मतलब ये जो मेडिटेशन करें, और 20 मिनट जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड्स पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक पैराडाइम बनेंगे। पैराडाइम से मतलब ये है कि हमारे अंदर ये थिंकिंग डेवलप होगी कि जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए ही है, और हम इसको फेस करेंगे, और अल्टीमेटली बच्चे के अंदर से, खुद के अंदर से एक्चुअल में वो मेंटली अपने आप को पीस महसूस करेगा। ये मैं कहना चाहूँगा। सर, इसी तरह हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो मोटिवेशन है और आदमी का अचेतन मन, हम हमेशा लोगों को सुनने में आता है कि हमारा मन बड़ा अचेतन सा है, तो मोटिवेशन और अचेतन मन का आपस में क्या संबंध है, या हम किस तरह इसमें कॉम्बो बना के या किस तरह इसको हम अलग कर सकते हैं, और मोटिवेशन से, अचेतन मन से हम दूर आ सकते हैं या उससे बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में भी आप हाँ, देखिए, इसको भी मतलब ये जो मुझे लगता है बहुत तार्किक क्वेश्चन है। जैसे मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ तो मैं अपने चेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ बैठे ही अचानक मुझे अपने घर का ध्यान आ जाए तो मेरा शरीर तो यहाँ पे है, लेकिन मैं मानसिक रूप से अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो यदि हम न्यूरो साइंस के हिसाब से देखते हैं तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे टोटल मस्तिष्क का 90% तक है, और जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारा 10% है। यानी इसको हम उदाहरण से ऐसे कह सकते हैं कि फुटबॉल के ऊपर एक क्रिकेट की बॉल रखी हुई है, तो हमें कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी क्रिकेट की बॉल की तरह से है। तो हमें कॉन्शियस माइंड के बारे में तो मालूम है, अबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं मालूम। इस अबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर की लैंग्वेज में यदि हम बात करें कि हम अपने कंप्यूटर में जो चीज़ फीड कर लेंगे फिर वो ही चीज़ निकलेगी, कोई नई चीज़ नहीं निकल सकती। तो इसी तरह जो हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर जो हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से फिर हम चलते रहते हैं, और फिर हमारे पैराडाइम बन जाते हैं। मैं इसको एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक ट्रेन है जो सुबह के टाइम चली जा रही है, और उसमें बहुत सारे एमएसटी के लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं। तो जनरली जो एमएसटी के लोग होते हैं वो अपने अपने काम धाम में लगे रहते हैं। एक स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, तो वहाँ पे एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के अंदर आता है, और 2-3 मिनट बाद ही क्या होता है कि वो बच्चे शोर करने लगते हैं, और वो शोर बहुत ज़्यादा करने लगते हैं बच्चे। तो जो आसपास के लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये बाप कैसा है, ये अपने बच्चों को समझा नहीं रहा, बच्चे इस तरह से शोर कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो उनमें जो 1-2 अपने को समझदार भी समझते हैं वो उन बच्चों के फादर को झकझोड़ते हैं और बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वो कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे पहले क्या है कि मैं अभी इनकी माँ को दफना के आ रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही वो इस बात को सुनते हैं तो उनका रिएक्शन बदल जाता है। तो
तो अब सवाल ये उठता है कि घटना तो वही थी, रिएक्शन क्यों बदल गया? क्योंकि अब उनके पास जो जानकारी आ गई है वो एक नई जानकारी आ गई कि 2 घंटे पहले इन बच्चों की माँ खत्म हुई है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक तरह से जानकारी का पुलंदा है। तो जो हमारा व्यवहार होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग होता है। अब यदि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ सकारात्मक है तो दुनिया को हम बहुत प्यारे ढंग से देखेंगे। जैसे कोरोना आया तो कोरोना में भी हम सकारात्मकता देखेंगे, हम इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि शायद मुझे भी, जैसे मेरी आज जो जीवन है, इस जीवन में मैंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हम अपने घर के लोग अपने आप को इतना टाइम दे देंगे, हम खुद को इतना टाइम दे देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये ही हमें एक्चुअल में चीज़ों के प्रति अच्छा और बुरा बताता है। यदि हम इस चीज़ को समझ लेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को समझ लेंगे और सबकॉन्शियस माइंड को हम प्रोग्रामिंग कर लेंगे। जैसे मेरे पास कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें कुछ अच्छा प्रोग्राम नहीं है, तो मेरे पास सुविधा तो है ना कि मैं उसको जो पुराना प्रोग्राम है उसको हटा दूं, नया प्रोग्राम डाल लूं। तो अब मैं क्या करूंगा कि मुझे समझ में आ गया कि इस कोरोना टाइम में भी मैं सफलता कैसे पा सकता हूं, वो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लूंगा और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत करने लगूंगा। अल्टीमेटली मैं सफल हो ही जाऊंगा। सर, एक आपसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हम जानना चाहेंगे कि आपने भी देखा होगा जीवन में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या कुछ व्यक्ति होते हैं जो बचपन से बड़े निराशावादी होते हैं या जो बड़े निगेटिव थिंकिंग लेके चलते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो ये असफल हो जाएगा, ये मेरा काम सफल नहीं होगा, या मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे कई चीज़ें, उनकी भ्रांतियाँ उनके दिमाग में चलती रहती हैं। तो क्या हम मोटिवेशन के माध्यम से उन लोगों को जो निराशावादी हैं उनको आशावादी की तरफ ले जा सकते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन में देखिए आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअल में जो सकारात्मक हैं उन्हें तो हम सकारात्मक कर ही लेते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को ढूंढें जो बचपन से नकारात्मक हैं। तो अब हम उनके जब डीप में जाएंगे, तो जब हम उनको देखें तो सबसे पहले तो हम उन्हें ये बताएं, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, किसी अमेरिकन राइटर की एक स्लोगन है कि इस संसार में अधिकतर लोग इतनी अन्यमनस्कता से रहते हैं मानो ये उनका ना हो। जैसे ये ग्वालियर है, अरे ये ग्वालियर तो मेरा भी है। जिस तरह से ये कलेक्टर साहब का है, एसपी साहब का है, अमित जी का है, उस तरह से ये ग्वालियर मेरा भी है। तो अब इस ग्वालियर के प्रति मेरी ड्यूटी भी वही बनती है जो और लोगों की है। मोदी जी का ही ये काम नहीं है या किसी अन्य व्यक्ति का ही ये काम नहीं है कि वो स्वच्छता पे ध्यान दे। तो क्या है, जो नकारात्मक व्यक्ति है उसके लिए तो जो हमारे आसपास के लोग हैं जो वास्तव में मोटिवेटर हैं वो तो इसको टारगेट बनाएं। इसको टारगेट ये बनाएं कि भाई हम सबसे पहले ये देखें कि ये जो बच्चा है ये बेचारा किन कारणों से नकारात्मक हो गया है। तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत थोड़े से समय में ही हमें समझ में आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे एक छोटा सा जो कारण है वो उसके आसपास के लोग थे जिन्होंने जो उस तरह की बातें कर कर के कि भाई जैसे हमारे यहाँ एक छोटा सी स्लोगन रहा कि हम खेलेंगे कूदेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम गंवार बन जाएंगे। अरे ये सब तो कहने की बातें रही। आज कोहली जी के पास जितना पैसा है उतना शायद कोई बहुत अच्छी नौकरी कर ले और व्यापार कर ले, उसके पास भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि नकारात्मक जो बच्चे हैं या नकारात्मक जो लोग हैं हम उनके डीप में जाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है और उसके बाद फिर हम उनका टारगेट बनाएं। फिर उनको एक्चुअल में हमें एक तरह से गाड़ना पड़ेगा नए सिरे से। और शुरू में क्या होता है, देखिए इसको मैं ऐसे कहूँगा कि महाजली पंतजलि थे, उन्होंने एक स्लोगन में कहा है कि एक्चुअल में हम होता क्या है कि ज्ञान में जिस चीज़ को हम नहीं जानते उसके बारे में हम चर्चा ही करना पसंद नहीं करते क्योंकि हम उस चीज़ से सीमित हो गए। तो हम एक्चुअल में उनको बताएंगे कि ये जो आपकी नकारात्मकता है ये 100% दूर हो सकती है और ये होगी। तो फिर वो कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, तो फिर हम कुछ लोगों के बारे में उनको बताएंगे, कुछ कहानियाँ बताएंगे। जैसे अब हम लिंकन जी को ले लें, अब्राहम लिंकन जी ने एक बार कहा है कि ठान लें कोई कार्य किया जा सकता है और किया जाएगा, इसके बाद तरीका हमें अपने आप मिल जाएगा। और इसी बात को हमारे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा कि जो छोटे लक्ष्य हैं वो तो अक्षम्य अपराध हैं। यानी उन्होंने तो इस तरह से कह दिया कि छोटे लक्ष्य यदि आप अपने जीवन में बनाते हैं तो अक्षम्य अपराध हैं। तो हम क्या करेंगे कि उन लोगों को इस बात को समझाएंगे और समझाने के लिए एक्चुअल में हम बिल्कुल ये टारगेट कर लेंगे कि ये काम मुझे करके दिखाना है। मतलब ये समाज को बताना है कि मेरे कारण वो व्यक्ति मोटिवेट हो गया। तो सर ये इस तरह से बस हम टारगेट बना के उस व्यक्ति की नकारात्मकता तो बिल्कुल दूर कर ही सकते हैं। सर इसी तरह हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि देखते हैं जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं या परीक्षा देने जाते हैं या इंटरव्यू देने या किसी भी फील्ड में कभी भी किसी तरफ जाते हैं
तो वो जो उनके जो 3 घंटे या 2 घंटे या 1.5 घंटे का जो समय पीरियड होता है उसमें वो काफ़ी नर्वस से हो जाते हैं, और वो जो उनकी लाइफ को बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो हम मोटिवेशन के माध्यम से उनको उस पीरियड में या उस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करें जिससे कि वो सफल हो सके। जी 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 हाँ, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही शानदार है। एग्जामिनेशन फोबिया, एग्जामिनेशन फोबिया के नाम से जनरली इस तरह से बच्चे फेस करते हैं। तो अब यदि हम उसके डीप में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे के दिमाग में एक प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है कि यदि मैं इस एग्ज़ाम को पास नहीं करूंगा तो मेरे सामने ये संकट आ जाएगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मेरी शादी नहीं होगी। मतलब अल्टीमेटली वो बहुत आगे की बातें सोचने लगता है। अब ये सारी बातें उसने किस तरह से सोची, ये सारी बातें वो भी उसकी एक प्रोग्रामिंग के तहत ही थी। जबकि हमने तो बचपन में ये सुना है और ये बहुत अच्छी तरह से मुझे तो महसूस भी होता है कि ये बात भी सही है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी। तो ये क्या हुआ कि एक पैराडाइम बन के हमारे दिमाग में चला गया, ठीक है ना, पैराडाइम होकर हमारे दिमाग में चला गया। जबकि वो वहाँ पे कहा क्या जा रहा है, निकृष्ट चाकरी। यदि हम एक्चुअल में जो नौकरी है वो तो बिल्कुल निकृष्ट चीज़ है, लेकिन वर्तमान में हमको क्या लगता है कि नौकरी ही सब कुछ है। यदि उस बच्चे के दिमाग में बैठाला जाए भाई ठीक है हम एग्जाम देंगे, और एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि यदि उसमें हमारे 90 नंबर नहीं आते तो हम क्या कहते हैं अशिक्षित माने जाएंगे। नहीं, हम एग्जाम देंगे, और हम जो एग्जाम देंगे पूरे ध्यान से देंगे, पूरी तैयारी के साथ देंगे। मतलब हम अपनी तरफ से पढ़ाई के संबंध में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बाकी सारा का सारा हम ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे, कुदरत के ऊपर छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि कुदरत में तो कुछ गलत है ही नहीं। न्यूटन का जो नियम है कि प्रत्येक क्रिया के ठीक बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यदि मैं पढ़ा हूं और पढ़ाई करने के बाद मैंने उस पढ़ाई को बिल्कुल ऐसे किया है कि मुझे एग्जाम में उस पढ़ाई के माध्यम से अपने आप को उभार के बताना है, तो अल्टीमेटली वो तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सारी की सारी फाइलें पहले से जमा हो चुकी हैं। तो फिर जब मैं एग्जाम हॉल में होऊंगा तो मुझे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, वो एक के बाद एक फाइलें खुलती जाएंगी और मेरा हाथ तो अपने आप चलता रहेगा। ये जो हाथ है इसको हमें चलाना नहीं पड़ता, ये तो हमारा ऑटोमेटिकली चलता है। तो मैं बस बच्चों से तो यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, एग्जाम जो अपने आप में है वो कोई एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि उसके बाद कोई एग्जाम नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि जीवन ही बहुत बड़ा एग्जाम है। और बच्चों से मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि प्रत्येक बच्चे को हक है कि वो हीरो बने। कुछ ही हीरो क्यों, हमारे दिमाग हम कभी सोचते ही नहीं कुछ ही हीरो क्यों नहीं, क्यों सब हीरो क्यों नहीं। तो सब हीरो कैसे बनेंगे, बस हमें इसके बारे में एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, और हमें जो हीरो बन चुके हैं उनके अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। सर इसी तरह हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चियों के बारे में, क्योंकि क्या होता है कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी है तो कल है। तो हम बेटियों की तरफ विशेष आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चियां बहुत जल्दी होपलेस होती हैं और बच्चियों के अंदर बहुत जल्दी निराशा सी आ जाती है, वो हिम्मत हार सी जाती हैं। तो हम चाहेंगे कि आप बच्चियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे या उनको किस तरह आप मोटिवेट करेंगे कि वो अपनी निराशा से आशा की तरफ आ सकें। सर इसके लिए तो मैं आपको बहुत ज़्यादा साधुवाद दूंगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन बहुत प्यारा पूछा है। और मेरा इतिहास सब्जेक्ट है, मध्यकालीन भारत में ही मैंने एमए किया है। तो मध्यकालीन भारत को जब हम पढ़ते हैं अपने, या हम प्राचीन भारत को पढ़ते हैं, तो एक्चुअल में हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं, बच्चियों का जो भरण पोषण हमारे द्वारा किया गया है वो थोड़ा सा ये मान के किया गया है कि ये नाजुक है, इसके सामने संकट आएगा। जबकि हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो बच्ची जो हमारी होती है वो बच्चे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हम न्यूरो साइंस के हिसाब से देखें तो न्यूरो साइंस के हिसाब से भी हम इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि जो बच्चियां होती हैं वो भावनात्मक रूप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इसको यदि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली देखना है तो जो मेरा अपना एक अनुभव है, किसी भी आप मेंटल हॉस्पिटल में जाकर देख सकते हैं, 3 या 4 पुरुष के ऊपर एक महिला होती है। तो सवाल ये उठता है क्यों? क्योंकि महिला तो जो बच्ची है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे भी हमारे साथ एक ये हमने बच्चियों के प्रति एक पैराडाइम बना दिया है, हमें उस पैराडाइम को तोड़ना होगा। और बच्चियों के बारे में तो ये और भी कहना होगा, जैसे कि चाइना में एक कहावत है कि जैसे बच्ची जब पढ़ती है तो वो पूरे खानदान के लिए पढ़ती है, जो लड़का है वो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है। तो क्यों? क्योंकि जो बच्ची है वो माँ बनेगी, माँ बनने के बाद वो बच्चों की गुरु बनेगी। तो हमें बच्चियों का एक्चुअल में एक जो हमारे दिमाग में धारणा है कि ये कमज़ोर है, ठीक है ना, उस धारणा को निकालना है। दूसरा, हमें उस बच्ची को वो सारे हक देने हैं जो हम लड़कों को देते हैं। और हमें अपनी बच्ची को तो मतलब कोशिश ये करनी है कि जब वो हमारे यहाँ से विदा हो तो बिल्कुल शिक्षित होकर विदा हो वो। और बच्चियाँ भी जब हमारे यहाँ मेडिटेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से करती हैं तो वो भी स्ट्रॉन्ग हैं। और बहुत सारे हमारे यहाँ तो उदाहरण भरे पड़े हुए हैं बच्चियों से, जो बच्चियाँ अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
अंत में सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ सर, देखिए मैं यहाँ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये जो दौर है ये संक्रमण का दौर है, और इस संक्रमण के दौर में यदि मैंने खुद को सुरक्षित कर लिया तो मैं अपनी सोसाइटी को भी सुरक्षित कर लूँगा। और ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम समाज में जो पैदा हुए हैं वो हम सुशिक्षित तरीके से इस जीवन को व्यतीत करें और अपने आसपास के लोग हैं उनको सबको शिक्षित करें। जब मैं इस पृथ्वी से जाऊं तो मैं पृथ्वी से जाने से पहले अल्टीमेटली यहाँ पे मेरे दिमाग में एक गोल होना चाहिए कि मैंने इस पृथ्वी पे करा क्या यहाँ पे आके। तो मैं यहाँ पे बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण को जब हम याद करते हैं तो मुझे लगता है कि उनसे अच्छा कोई मोटिवेटर नहीं रहा। आप कल्पना करें कि युद्ध क्षेत्र में आप खड़े हैं और आपको अपने सगे संबंधियों को ही मारना है तो आपके होंठ कांपने लगेंगे, मुंह में पसीना आने लगेगा। लेकिन भगवान ने वहाँ पे जो उपदेश दिया है गीता का, अल्टीमेटली वो जब हम गीता को पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक्चुअल में जो गीता है वो हिंदू मुस्लिम की कोई बुक ना होकर वो एक ज्ञान से भरी हुई किताब है। तो हम एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाएं, हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हों और हम मस्तिष्क को अपने संतुलित रखें। तो लॉर्ड कृष्णा की तरह से हम ज्ञानी हों और लॉर्ड बुद्धा की तरह से हम ध्यानी हों, यानी मेरे पास ध्यान है और ज्ञान है, तो अल्टीमेटली मैं अपने जीवन को बहुत ही साधुवाद तरीके से व्यतीत कर लूँगा और अपने आसपास के लोगों को प्रेरणा दे सकूँगा कि हम इस जीवन को किस तरह से बहुत संतुलित और सुरक्षित तरीके से जी सकते हैं। यानी मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि लास्ट में कि हमको शांति और शक्ति दोनों की ही ज़रूरत है। तो ये जो कोरोना का टाइम है इसने हमें ये एक सबक सिखा दिया है कि हम खुद के ऊपर मनन करके, चिंतन करके खुद को लॉर्ड बुद्धा या लॉर्ड कृष्णा के रूप में रूपांतरित करें। थैंक यू अरविंद जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा, दर्शकों को भी धन्यवाद दूंगा कि मुझे आप लोगों ने जो मौका दिया जिसमें मैं अपनी बात को रख पाया। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे अरविंद सिंह भदौरिया जी जो कि मोटिवेशनल थे, जिन्होंने बच्चों को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं और निराशा से आशा की ओर किस तरह हम जा सकते हैं। कभी जीवन में अंत ना समझे, जीवन को हमेशा गति देते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।